नमस्कार साथियों, मैं आपका विनोद शिकरवार आज फिर आप लोगों के बीच हाजिर हूँ। दोस्तों, यह एक ऐसा समय है, इस समय में मुझसे भी थोड़ा कुछ जो गलतियाँ हैं, जैसे कि मैं अपनी ही गलती मानूँ, आप लोगों से कुछ नहीं कह सकता हूँ कि सही समय पर मैं वीडियो नहीं डाल पाता हूँ, पर लेकिन मैं अपनी इन कमियों को सुधारने का प्रयास करूँगा और आपको अच्छे से अच्छा मार्गदर्शन देने का प्रयास करूँगा। दोस्तों, आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे मनोविज्ञान के एक नए टॉपिक के साथ। इस टॉपिक का नाम आप अच्छी तरीके से जानते हो, चाहे एमपी टेट हो, चाहे राजस्थान रीट हो, चाहे सीटेट हो, चाहे यूपी टेट हो, यानी किसी भी राज्य का एग्ज़ाम हो, यानी किसी भी स्टेट का एग्ज़ाम हो, चाहे वो सीटेट हो, चाहे एमपी टेट हो, चाहे राजस्थान रीट हो, चाहे यूपी टेट हो, हर एग्ज़ाम में इस चैप्टर से एक ना एक प्रश्न ज़रूर बनता है। देखिए, सीटेट एक पेडागोजिकल है। एक बार जो राजस्थान रीट है, इस रीट के लिए ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है और एमपी टेट में भी क्वेश्चन पूछे गए थे, लेकिन डीपली उठाए थे। अब देखते हैं, आज हम इसी वीडियो में आज हम एक नया टॉपिक शुरुआत करेंगे। इस टॉपिक का नाम है, आप सभी लोगों को काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार था, इस टॉपिक का नाम है व्यक्तित्व। टॉपिक का नाम है दोस्तों व्यक्तित्व, यानी आज हम व्यक्तित्व के बारे में चर्चा करेंगे। व्यक्तित्व एक मनोविज्ञान का बहुत अच्छा पार्ट है और मनोविज्ञान के अंतर्गत जो व्यक्तित्व है, इस व्यक्तित्व से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं और व्यक्तित्व टॉपिक एक हमारे दैनिक जीवन के लिए भी उपयोगी है, सामने वाले व्यक्ति को समझने के लिए भी उपयोगी है। इसलिए आज हम चर्चा करेंगे व्यक्तित्व पर। देखिए दोस्तों, ये व्यक्तित्व है, ये व्यक्तित्व शब्द को अपन अंग्रेजी में बोलते हैं पर्सनैलिटी। व्यक्तित्व को क्या बोलते हैं गाइज? व्यक्तित्व को अपन अंग्रेजी भाषा में बोलते हैं पर्सनैलिटी। तो देखिए, ये जो पर्सनैलिटी शब्द है अंग्रेजी भाषा का, इस शब्द का जन्म किस शब्द से हुआ है, यानी ये शब्द कहाँ से निकला हुआ है? अंग्रेजी का पर्सनैलिटी। ध्यान रखना, अभी मैं अंग्रेजी भाषा के शब्द की चर्चा कर रहा हूँ, ना कि हिंदी भाषा के शब्द की। यानी ये जो पर्सनैलिटी शब्द है अंग्रेजी भाषा का, इस शब्द का जन्म कहाँ से हुआ है? देखिए, मैं आपको बता चुका हूँ कि ये जो मनोविज्ञान विषय है, ये एक यूनान का सब्जेक्ट था। यूनानी दार्शनिकों ने इस विषय का एक तरीके से शुभारंभ किया था। तो देखिए, इस पर्सनैलिटी शब्द का जो जन्म हुआ है, एक लैटिन भाषा का वर्ड है जिसका नाम है पर्सोना। यानी उस शब्द का नाम क्या है? उस शब्द का नाम है पर्सोना। यानी ये जो पर्सनैलिटी शब्द है, ये लैटिन भाषा के कौन से शब्द से बना हुआ है? ये लैटिन भाषा के दोस्त पर्सोना शब्द से बना हुआ है। किस शब्द से बना हुआ है? पर्सोना से। लेकिन इस पर्सोना का अर्थ क्या दर्शाता है? यानी इस पर्सोना का भी तो कुछ ना कुछ अर्थ होता होगा। तो पर्सोना का अर्थ क्या है? देखिए, पर्सोना में बोलूँ तो मुखौटा बोलूँ, नकाब बोलूँ, मुखौटा, नकाब या फिर नकली चेहरा। देखिए, प्राचीन समय में यूनान में लोगों को प्रसन्न करने के लिए, यानी एक दूसरे का रोल निभाने के लिए उसका मुखौटा लगा करके, उस व्यक्ति के एक तरीके से मुखौटा लगा करके व्यक्ति पेश आता था, यानी मुखौटा को ही पर्सोना बोला जाता है। यानी कहने का मतलब है, पर्सोना का अर्थ क्या होता है? मुखौटा, नकाब या नकली चेहरा। यानी पर्सनैलिटी शब्द किस भाषा से बना हुआ है? लैटिन भाषा के पर्सोना वर्ड से बना हुआ है। दोस्तों, तो कहने का मतलब है, व्यक्ति का जो एक तरीके से मुखौटा है, एक जो चेहरा है, एक जो नकाब है ऊपरी, उसी को क्या कहते हैं? व्यक्तित्व कहते हैं।
अब व्यक्तित्व का जो हिंदी शब्द है, मैं इसका वर्णन थोड़ा करके आपको बताता हूं कि देखिए जो व्यक्तित्व शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर के बना है, व्यक्ति प्लस तत्व। किन शब्दों से मिलकर के बना है? व्यक्ति प्लस तत्व। तो देखिए ये जो तत्व होते हैं, इन तत्व को क्या बोलते हैं? गुण। तत्वों को क्या बोलते हैं? गुण। और गुण दो प्रकार के होते हैं, गुण आंतरिक भी होते हैं इंटरनल, और बाहरी भी होते हैं एक्सटर्नल। यानी आंतरिक भी होते हैं और बाहरी भी होते हैं। तो अर्थात इस माध्यम से यदि हम व्यक्तित्व की परिभाषा निकालना चाहें तो व्यक्तित्व की क्या परिभाषा हमारे सामने आती है? व्यक्ति के आंतरिक एवं बाहरी गुणों का जो संगठन होता है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो संगठन है, इसी संगठन को क्या कहते हैं? व्यक्तित्व कहा जाता है। यानी व्यक्तित्व किसे कहते हैं? व्यक्तित्व व्यक्ति के तत्वों, आंतरिक एवं बाहरी गुणों को जो संगठन होता है, जो एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, इसी को अपन क्या बोलते हैं? व्यक्तित्व बोलते हैं। यह व्यक्तित्व की एक सामान्य परिभाषा है। देखिए अब मैं थोड़ा व्यक्तित्व की अन्य परिभाषाओं की ओर देखूं तो देखिए ये था व्यक्तित्व का शाब्दिक अर्थ। अब मैं व्यक्तित्व का थोड़ा अर्थ को विस्तार से बताने का प्रयास करूंगा। देखिए एक मैं बता रहा हूं आपको कि प्राचीन काल यानी प्राचीन समय में व्यक्तित्व को क्या कहा जाता था। देखिए प्राचीन समय में आदमी व्यक्तित्व को किस रूपरेखा के आधार पर पहचानता था? व्यक्ति यानी जो पर्सनैलिटी होती थी पुराने समय में, उस समय व्यक्तित्व को किसके आधार पर समझा जाता था प्राचीन काल में? तो कहने का मतलब है व्यक्ति की जो बाह्य बनावट है, कैसी बनावट? बाह्य बनावट, यानी बाहरी बनावट के आधार पर व्यक्ति को समझा जाता था। किसके आधार पर? बाहरी बनावट के आधार पर यह व्यक्तित्व हुआ करता था प्राचीन समय में। यानी प्राचीन समय में व्यक्तित्व को इस प्रकार से समझते थे। देखिए क्या है, जैसे कि कई महानुभाव होते हैं कि आज भी कई लोग जो व्यक्तित्व को बाहरी रूपरेखा के आधार पर एक तरीके से परिभाषित करते हैं, या व्यक्तित्व का आकलन बाहरी रूपरेखा के आधार पर बाहरी शारीरिक संरचना जो बाहरी रूपरेखा है उसके आधार पर कर देते हैं। देखिए इस संबंध में मैं बताना चाहूँगा, तो कहने का मतलब यह है कि एक व्यक्ति ऐसा है जो आपके सामने, यानी पार्क में आप बैठे हुए हैं, वो व्यक्ति भी बैठा हुआ है, अच्छे कपड़े पहने हुए है और उसकी शक्ल से ऐसा लगता है कि बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति है। हमने सोचा वाह ये तो एक बहुत पढ़ा लिखा सज्जन है, एक बहुत बुद्धिजीवी व्यक्ति बैठा हुआ है। हमने जाकर के उससे पूछा कि भाई साहब आपकी घड़ी में समय क्या हुआ? तो भाई साहब ऊपर नीचे की ओर देखते हैं और कहते हैं मोय समय देखी वो ना आवत। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने व्यक्तित्व को बाहरी रूपरेखा के आधार पर उसका आकलन किया, पर लेकिन आंतरिक आधार पर वो व्यक्ति जो ऊपर से दिखा वैसा व्यक्ति नहीं निकला। तो यानी प्राचीन काल में हम व्यक्तित्व को एक तरीके से समझते थे बाहरी बनावट के आधार पर। ये एक तरीके से समझना हमारे लिए क्या था? अधूरा था। ये प्राचीन काल की बातें थी। देखिए दूसरा उदाहरण देना चाहूँ कि एक सज्जन है, ट्रेन में बैठे हुए थे। ये मेरे पास भी ऐसा हुआ था, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था कि एक सज्जन जो कि ट्रेन में बैठे हुए थे, टाई बेल्ट बढ़िया यूनिफॉर्म एक अच्छी उसके साथ बैठे हुए थे। मैंने कहा, और अंग्रेजी अखबार लिए हुए थे और उस अखबार को उल्टा पढ़ रहे थे। तो पहले तो मैंने सोचा कि सज्जन बहुत ही शिक्षित हैं और एक अच्छे व्यक्ति हैं, एक महान व्यक्तित्व है इनका। पर लेकिन जब उनके अखबार पढ़ने का तरीका देखा तो मुझे पता चला कि ये तो ढोल के पोल हैं। तो यानी व्यक्तित्व को बाहरी बनावट के आधार पर, बाहरी रूपरेखा के आधार पर समझना, देखना वर्तमान समय में गलत है। यानी ये प्राचीन काल की बात है बाहरी बनावट के आधार पर। लेकिन अब मैं चर्चा करूंगा थोड़ा आगे बढ़कर के कि वर्तमान समय में जो व्यक्तित्व को हम परिभाषित करते हैं वो किस आधार पर करते हैं। यानी व्यक्तित्व को आंतरिक एवं
बाह्य रूपरेखा के आधार पर व्यक्तित्व को परिभाषित करते हैं। किसके आधार पर परिभाषित करते हैं? आंतरिक एवं बाह्य रूपरेखा के आधार पर व्यक्तित्व को परिभाषित करते हैं। अब आंतरिक एवं बाह्य रूपरेखा के आधार पर व्यक्तित्व को परिभाषित करना किसने बताया? अब हम उसकी चर्चा करते हैं। देखिए, अब मैं आपको व्यक्तित्व की एक महान विद्वान, प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक की एक परिभाषा बताऊंगा, जिनका नाम है विलियम आलपोर्ट। देखिए, आलपोर्ट के बारे में चर्चा करूंगा। आलपोर्ट ने व्यक्तित्व की क्या परिभाषा बताई? आलपोर्ट कहते हैं व्यक्तित्व, बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है, व्यक्तित्व उन मनोदैहिक व्यवस्थाओं का गत्यात्मक संगठन है। व्यक्तित्व उन मनोदैहिक व्यवस्थाओं का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ सुसमायोजन, यानी वातावरण के साथ सुसमायोजन स्थापित कर लेता है। सुसमायोजन स्थापित कर लेता है, यानी सुसमायोजन स्थापित कर लेता है। देखिए दोस्तों, ये शब्द देख करके आप लोग जरूर घबरा रहे हो, क्योंकि मैंने क्लासरूम में कई बार समायोजन शब्द लिखा है, कई बार समायोजन के आगे मैंने अपूर्व शब्द लगाया हुआ है, कई बार मैंने एक तरीके से जो यूनिक शब्द लगाया हुआ है इसके आगे। तो ये शब्द एक ही है, सुसमायोजन करता है। इस परिभाषा को समझने के लिए वर्ड एक ही है। एक वर्ड है मनोदैहिक यानी साइको, और दैहिक यानी फिजिकल। यानी एक तो वर्ड ये है, और एक वर्ड है गत्यात्मक, इसे अपन बोलते हैं डायनेमिक। यानी दो वर्ड हैं, साइको फिजिकल एंड दूसरा वर्ड क्या है? डायनेमिक। यानी दो वर्ड पकड़ना है। विलियम आलपोर्ट की परिभाषा क्या है कि व्यक्तित्व उन मनोदैहिक, देखिए दोस्तों, मनो का मतलब है आंतरिक और दैहिक का मतलब है बाहरी। यानी मनो का मतलब है आंतरिक, अंदर की व्यवस्थाएं, और दैहिक का मतलब है बाहरी बनावट। यानी व्यक्तित्व मनोदैहिक व्यवस्थाओं का गत्यात्मक मतलब डायनेमिक, यानी परिवर्तनशील, यानी बदलता हुआ संगठन है, जो कि वातावरण के साथ सही समय पर सुसमायोजन, वातावरण के साथ सही समय पर समायोजन स्थापित कर लेता है। यानी दो वर्ड याद रखना है विलियम आलपोर्ट की परिभाषा में। एक वर्ड पकड़ना है मनोदैहिक, एक वर्ड पकड़ना है गत्यात्मक। यानी कहने का मतलब है मनोदैहिक और गत्यात्मक, साइकोफिजिकल एंड डायनेमिक, दो वर्डों की हमको पकड़ बनानी है। तो देखो, व्यक्तित्व को आंतरिक एवं बाहरी रूपरेखा के आधार पर यहाँ से परिभाषित करने का श्रेय है वो किसको दिया जाता है? वो विलियम आलपोर्ट को दिया जाता है। देखिए, तो व्यक्तित्व को सबसे पहले आंतरिक एवं बाहरी व्यवस्थाओं के आधार पर किसने बताने का प्रयास किया था? वो थे अपने विलियम आलपोर्ट। तो याद रखना दोस्तों, इस परिभाषा के आधार पर इन विलियम आलपोर्ट को हम व्यक्तित्व मनोविज्ञान का जनक कहते हैं। यानी व्यक्तित्व मनोविज्ञान का जनक कौन है? यानी फादर ऑफ पर्सनैलिटी साइकोलॉजी। यानी कहने का मतलब है व्यक्तित्व मनोविज्ञान का जनक कौन है? विलियम आलपोर्ट। अब मैं चर्चा करता हूं व्यक्तित्व के संबंध में दूसरी परिभाषा, वैलेंटाइन। ये परिभाषा देख करके आपको हंसी जरूर आती होगी कि कैसे कैसे साइकोलॉजिस्ट हैं मनोविज्ञान में। यानी वैलेंटाइन क्या कहते हैं कि व्यक्तित्व, देखिए, दो प्रकार की प्रवृत्तियां इंसान के अंदर पाई जाती हैं। वैलेंटाइन ने क्या बताया अपनी परिभाषा में कि व्यक्तित्व जन्मजात प्लस अर्जित,
यानी जन्मजात प्लस अर्जित प्रवृत्तियों का योग है। यानी कैसी प्रवृत्तियों का योग है? जन्मजात प्लस अर्जित प्रवृत्तियों का योग ही क्या है? व्यक्तित्व है। यानी जन्मजात और अर्जित ये दोनों प्रवृत्तियां जब एक हो जाएं, जब ये दोनों प्रवृत्तियां जुड़ जाएं, तो ये मान के चलो वो क्या है? व्यक्तित्व है। ये कौन बताने वाले हैं? ये अपने हैं वैलेंटाइन महोदय। इसके बाद अगली कोटेशन में बताऊंगा व्यक्तित्व की, वो है अपने वुडवर्थ महोदय। वुडवर्थ क्या कहते हैं कि व्यक्तित्व यानी व्यक्तित्व व्यक्ति की, यानी व्यक्तित्व व्यक्ति की कैसी गुणात्मकता है? संपूर्ण गुणात्मकता। यानी व्यक्तित्व व्यक्ति की कैसी गुणात्मकता है? संपूर्ण गुणात्मकता है। यानी व्यक्तित्व किसे कहते हैं? व्यक्ति की संपूर्ण गुणात्मकता को ही क्या कहते हैं? व्यक्तित्व कहते हैं। देखो व्यक्तित्व के संबंध में यदि पूरी गुणात्मकता को बताने वाला व्यक्ति कौन है? देखो कोई बुढ़ा व्यक्ति ही बता सकता है, तो इसलिए संपूर्ण गुणात्मकता से किसको जोड़ देंगे अपन? वुडवर्थ को जोड़ देंगे। किसी बुढ़े ने ही, क्योंकि उसने संपूर्ण जीवन काटा है और संपूर्ण जीवन की गुणात्मक यानी संपूर्ण जीवन देखा हुआ है, तो उसे पता चला कि यानी जो पर्सनैलिटी है वो व्यक्ति की पूरे गुणों का एक संगठन है, एक ऑर्गेनाइजेशन है। व्यक्ति के अंदर पाए जाने वाले सभी गुण ही क्या है? व्यक्तित्व है। यानी संपूर्ण गुणात्मकता ये किसी बुढ़े व्यक्ति ने ही बताई होगी, इसलिए व्यक्तित्व व्यक्ति की संपूर्ण गुणात्मकता है। ये परिभाषा देने का श्रेय किसको दिया जाता है? वुडवर्थ। वुडवर्थ के बाद में व्यक्तित्व की अगली परिभाषा बताऊंगा। अगली परिभाषा है वाटसन। देखिए वाटसन महोदय क्या बताते हैं व्यक्तित्व के संबंध में? वाटसन कहते हैं कि हम जो भी करते हैं, वाटसन क्या कहते हैं? हम जो भी करते हैं, हम जो भी करते हैं वही हमारा क्या है? व्यक्तित्व है। वही हमारा क्या है? व्यक्तित्व है। कि हम जो कुछ भी करते हैं, हम जो कुछ भी करते हैं, हम जो कुछ भी करते हैं वही हमारा क्या कहलाता है? व्यक्तित्व कहलाता है। ऐसा बताने वाले कौन थे? वाटसन। वाटसन के बाद अगली परिभाषा है व्यक्तित्व की बोरिंग। बोरिंग क्या कहते हैं कि व्यक्तित्व वातावरण के साथ, व्यक्तित्व किसके साथ? वातावरण के साथ दो प्रकार का समायोजन है, एक सामान्य और एक स्थायी। यानी तो व्यक्तित्व किसे कहा बोरिंग ने? बोरिंग क्या कहते हैं कि व्यक्तित्व वातावरण के साथ सामान्य व स्थायी समायोजन होता है। यानी व्यक्तित्व किसे कहते हैं? वातावरण के साथ सामान्य व स्थायी समायोजन को ही व्यक्तित्व कहा जाता है। उपरोक्त परिभाषा देने का श्रेय किसको दिया जाता है? बोरिंग को दिया जाता है। दोस्तों ये परिभाषाएं जरूर समझ में आई होंगी आपको इस टॉपिक को लेकर के। अब मैं थोड़ा आगे की ओर चर्चा करता हूं। दोस्तों परिभाषाओं के बाद अब हम आते हैं व्यक्तित्व के वर्गीकरण पर। यानी व्यक्तित्व का क्या पढ़ेंगे? वर्गीकरण पढ़ेंगे अपन, क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। पर्सनैलिटी की क्या पढ़ेंगे अपन? क्लासिफिकेशन। व्यक्तित्व का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सनैलिटी। तो देखिए दोस्तों गाइज, क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सनैलिटी के अंतर्गत अपन देखें तो यहाँ हम बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे। देखिए अगर व्यक्तित्व का हम इतिहास उठा करके देखते हैं तो प्राचीन काल में, प्राचीन समय में व्यक्तित्व को देखो वर्गीकरण के आधार पर वर्गीकरण में देखें तो प्राचीन समय में व्यक्तित्व को कई उपागमों में विभाजित किया गया था। तो इनमें से, इन सभी उपागमों में से देखा जाए तो दो उपागम हमारी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। एक है अपना प्रकार उपागम और दूसरा है अपना शील गुण उपागम। यानी व्यक्तित्व का वर्गीकरण कितने उपागमों में किया गया है? तो कितने उपागम हैं? यानी एक है अपना गाइज प्रकार उपागम
और दूसरा है अपना शील गुण उपागम। यानी कौन सा है, एक है अपना प्रकार उपागम और दूसरा है अपना दोस्त शील गुण उपागम। यानी व्यक्तित्व को कितने उपागमों में विभाजित किया गया है, टाइप अप्रोच एंड ट्रेट अप्रोच, यानी प्रकार उपागम और दूसरा है अपना शील गुण उपागम। देखिए इन दोनों उपागमों की चर्चा करें तो इन दोनों उपागमों में से जो महत्वपूर्ण उपागम है, जो सबसे पुराना उपागम है, वो है अपना प्रकार उपागम। तो अब हम अपने आज के लेक्चर में चर्चा करेंगे प्रकार उपागम। देखिए प्रकार उपागम, देखिए प्रकार उपागम, ये वर्ड मैंने लिख दिया है, ये शब्द है अपना प्रकार उपागम। प्रकार उपागम, प्रकार को अपन बोलते हैं टाइप और उपागम को अपन जानते हैं अप्रोच बोलते हैं। यानी टाइप अप्रोच प्रकार उपागम। तो प्रकार उपागम के संबंध में यदि अपन चर्चा करें तो देखो प्रकार का मतलब क्या हुआ, टाइप आप सभी जानते हो और उपागम एक शाखा है जिसके अंतर्गत बताया गया है। तो देखो प्रकार उपागम का यदि इतिहास में उठा करके देखूं तो प्राचीन काल में इस प्रकार उपागम के जन्मदाता कौन माने जाते थे, सबसे पहला जो प्रकार उपागम दिया था वो किसने दिया था। अब मेरी एक एक बात को बड़ी गहराई से सुनना, यहाँ से लेक्चर इंटरेस्टिव चालू होता है जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है। तो प्रकार उपागम के जो जन्मदाता हैं वो जन्मदाता कौन है, थियोफ्रैक्टस। देखिए थियोफ्रैक्टस एक यूनानी उपागम यानी यूनानी एक बॉटनिस्ट थे। यानी कौन थे ये, यूनानी बॉटनिस्ट। थियोफ्रैक्टस एक यूनानी बॉटनिस्ट थे। ये जो थियोफ्रैक्टस कौन थे, यानी ये थियोफ्रैक्टस कौन थे, तो थियोफ्रैक्टस शिष्य थे किसके, यानी ये शिष्य हुआ करते थे, किसके शिष्य थे थियोफ्रैक्टस शिष्य थे अरस्तु के। ये अरस्तु के चेले थे और इन्होंने ये प्रकार उपागम दिया था। उस समय यूनान में किसका शासन था, अलेक्जेंडर का शासन था, अलेक्जेंडर का शासन था। तो ये जो थियोफ्रैक्टस थे एक बॉटनिस्ट थे, यूनान के रहने वाले थे। तो ये अरस्तु के शिष्य थे। अलेक्जेंडर के समय इन्होंने टाइप अप्रोच का प्रतिपादन किया। ये जो थियोफ्रैक्टस थे इन्होंने यूनान का एक शहर था जिसका नाम है एथेंस, यानी एथेंस के लोगों का और वर्गीकरण किया। कहाँ के लोगों का, एथेंस। एथेंस के ऐसे लोगों का वर्गीकरण किया जो कैसे लोग थे, जनता के बीच लोकप्रिय थे। यानी एथेंस के ऐसे लोगों का वर्गीकरण किया थियोफ्रैक्टस ने जो जनता के बीच अधिक लोकप्रिय थे। इन लोगों के वर्गीकरण में थियोफ्रैक्टस का जो वर्गीकरण था, जो एथेंस के लोगों का वर्गीकरण किया था, ये जनता के बीच अधिक लोकप्रिय व्यक्ति थे। इन वर्गीकरणों में सबसे इनका प्रमुख वर्गीकरण था थियोफ्रैक्टस का, यानी सबसे प्रमुख वर्गीकरण था, उस वर्गीकरण का नाम था चापलूस। चापलूस मतलब फ्लैटरर, यानी चापलूस का मतलब क्या हुआ, फ्लैटरर बोलते हैं चापलूस। सबसे जो इनका प्रमुख वर्गीकरण था, एक प्रमुख इन्होंने प्रकार बताया था व्यक्तित्व का, वो बताया था चापलूस। चापलूस का मतलब एक तरीके से चापलूसी करने वाले लोग इनके उपागम से ज़्यादा निकले। वर्तमान समय में क्या हुआ है, आज के समय में
यानी इनके बाद फिर बाद में जाकर के इनका जो प्रकार उपागम था, प्रकार उपागम के अंतर्गत इन्होंने जो व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया था, इस वर्गीकरण को थियोफ्रैक्टस के वर्गीकरण को कैसा घोषित कर दिया गया? अमान्य घोषित कर दिया गया, इनवैलिड घोषित कर दिया गया। क्या घोषित कर दिया गाइज? इनवैलिड घोषित कर दिया गया, क्योंकि इनके वर्गीकरण में जो सबसे लोकप्रिय जो वर्गीकरण था, सबसे प्रमुख वर्गीकरण था, वो था फ्लैटरर। फ्लैटरर के कारण इनके वर्गीकरण को अमान्य घोषित कर दिया गया, थियोफ्रैक्टस के वर्गीकरण को। अलेक्जेंडर के समय की बात है। बड़े गहराई से सुनना, एक एक बात को मैं बड़े अच्छे तरीके से बताऊंगा। इसके बाद अब आते हैं आगे की ओर। ये थी थियोफ्रैक्टस की बात। अब आपसे ये पूछा जाता है कि भाई साहब प्रकार उपागम किसने दिया? अब मैं बताऊंगा इस प्रश्न का जवाब। थियोफ्रैक्टस के बाद प्रकार उपागम का जो द्वारा पुनः प्रतिपादन अच्छी तरीके से किसने किया, आगे किसने बढ़ाया? तो प्रकार उपागम का द्वितीयक प्रतिपादक है वो कौन माना जाता है? द्वितीयक प्रतिपादक। देखो पहला प्रतिपादक था उसको तो इनवैलिड घोषित कर दिया गया। द्वितीयक प्रतिपादक है कौन? हिप्पोक्रेटस। हिप्पोक्रेटस एक यूनानी दार्शनिक थे। हिप्पोक्रेटस इन्होंने ईसा से 400 वर्ष पूर्व, यानी ईसा से 400 वर्ष पूर्व अपना वर्गीकरण किया प्रकार उपागम के अंतर्गत। हिप्पोक्रेटस की एक बुक थी। इस बुक का नाम था नेचर ऑफ मैन, यानी हिप्पोक्रेटस की एक किताब थी नेचर ऑफ मैन। तो इस नेचर ऑफ मैन में देखिए प्रकार उपागम को देने वाले थियोफ्रैक्टस थे, लेकिन इनके जो वर्गीकरण था उसको इनवैलिड घोषित कर दिया गया। इसलिए थियोफ्रैक्टस आज की डेट में इनको कोई नहीं मानता है, यानी सर्वमान्य यानी मान्य हिप्पोक्रेटस का था। लगभग 400 ईस्वी पूर्व में इनकी एक पुस्तक थी नेचर ऑफ मैन। इस किताब में इन्होंने व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया प्रकार उपागम के अंतर्गत। वो किसके आधार पर था? यानी शरीर के द्रव्य, यानी शरीर के अंदर जो द्रव्य पाए जाते हैं उन द्रव्य के आधार पर इन्होंने व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया और व्यक्तित्व 4 प्रकार का बताया। यानी कहने का मतलब है, यानी जो फ्लूइड्स ऑफ बॉडी के आधार पर इन्होंने व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया। किस में किया दोस्तों? इनकी एक बुक थी नेचर ऑफ मैन, यानी नेचर ऑफ मैन आदमी की प्रकृति नामक पुस्तक में फ्लूइड्स ऑफ बॉडी यानी शारीरिक द्रव्य के आधार पर, किसके आधार पर? शरीर के द्रव्यों के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया। और दोस्तों देखो 400 ईस्वी पूर्व इनकी एक पुस्तक प्रकाशित हुई थी, तो ध्यान रखना 400 में से 00 को हटा दो तो इन्होंने व्यक्तित्व कितने प्रकार का बताया है? व्यक्तित्व इन्होंने 4 प्रकार का बताया है। आपको समझ जरूर आया होगा, मैं ऐसी आशा करता हूं। बस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना, बहुत इंटरेस्ट आएगा। आपको ऐसा लगेगा कि हम ऑनलाइन नहीं पढ़ रहे, हम सर से ऑफलाइन क्लास ले रहे हैं। तो 400 ईस्वी पूर्व इनकी एक बुक थी नेचर ऑफ मैन। शरीर के द्रव्यों के आधार पर फ्लूइड्स ऑफ बॉडी के यानी फ्लूइड्स ऑफ बॉडी के बेस पर इन्होंने व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया और व्यक्तित्व कितने प्रकार का बताया? 4 प्रकार का बताया। अब दोस्तों मैं चर्चा करता हूं इनके उन 4 प्रकारों की। वो 4 प्रकार कौन कौन से थे? अब मैं व्यक्तित्व का वर्गीकरण बताऊंगा आपको। किसका? हिप्पोक्रेटस का। यानी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसका बताऊंगा मैं दोस्तों? हिप्पोक्रेटस का। हिप्पोक्रेटस का व्यक्तित्व का वर्गीकरण मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। हिप्पोक्रेटस ने शरीर के द्रवों के आधार पर, शरीर के द्रव्यों के आधार पर व्यक्तित्व कितने प्रकार का बताया? व्यक्तित्व इन्होंने 4 प्रकार का बताया।
वो 4 प्रकार कौन कौन से थे, अब मैं उन पर चर्चा करता हूँ। एक एक प्रकार को बड़े विस्तार से बताऊंगा, बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से बताने का प्रयास करूंगा। देखिए सबसे पहला प्रकार इन्होंने बताया है, देखो यूनानी वर्ड हैं, ये वर्ड आपको इसी तरीके से पढ़ने पड़ेंगे। तो इन्होंने सबसे पहला प्रकार कौन सा बताया, देखिए पहला प्रकार बताया जिसे अपन बोलते हैं पीला पित्त। पीला पित्त, पीला पित्त यानी येलो बाइल। दूसरा बताया इन्होंने काला पित्त यानी ब्लैक बाइल, येलो बाइल, ब्लैक बाइल। तीसरा इन्होंने बताया रक्त प्रधान। चौथा इन्होंने बताया कफ प्रधान। यानी देखिए रक्त प्रधान एवं कफ प्रधान, येलो बाइल एंड ब्लैक बाइल। यानी हिप्पोक्रेटस ने जो व्यक्तित्व का वर्गीकरण है वो शरीर के द्रव्यों के आधार पर बताया। ये वर्गीकरण कितने प्रकार का बताया, ये वर्गीकरण हिप्पोक्रेटस ने 4 प्रकार का बताया। वो मैं बता चुका हूँ कि किस तरीके से याद करना है, क्योंकि 400 ईसा पूर्व इनकी एक बुक आई थी नेचर ऑफ मैन। 400 ईसा में से 00 को हटा दो तो 4 प्रकार का है। यानी पीला पित्त, काला पित्त, रक्त प्रधान और कफ प्रधान। कफ की जगह एक वर्ड आता है कफ या श्लेष्मा, कफ या फिर श्लेष्मा। कफ या श्लेष्मा शब्द भी पूछा जाता है, कफ या श्लेष्मा प्रधान। इसको इसमें जोड़ देते हैं, श्लेष्मा प्रधान यानी कफ या श्लेष्मा प्रधान। अब ये वर्ड है येलो बाइल, ब्लैक बाइल, ये सभी जानते हैं, पीला पित्त, काला पित्त, पर लेकिन पूछा किन शब्दों से जाता है। देखिए यूनानी शब्द हैं, अब मैं यूनानी शब्दों का जिक्र करूंगा। जो पीला पित्त है इसे अपन बोलते हैं कॉलेरिक, इसे कॉलेरिक बोलते हैं। जो काला पित्त है इसको बोलते हैं अपन मैलान कॉलिक, मैलान कॉलिक। जो रक्त प्रधान है इसको अपन बोलते हैं स्वैंग्विन, और जो कफ या श्लेष्मा प्रधान है इसको अपन बोलते हैं फ्लैगमैटिक। इसको अपन क्या बोलते हैं, फ्लैगमैटिक। देखिए पीला पित्त, काला पित्त, रक्त प्रधान, कफ या श्लेष्मा प्रधान, याद रखना फ्लैगमैटिक। देखिए पीला पित्त, पीला पित्त में कौन कौन से लोग आते हैं। पीला पित्त के अंतर्गत आप भी जानते हैं कि जिसके अंदर पित्त ज़्यादा हो, जिसके अंदर पित्त ज़्यादा हो, भारतीय संस्कृति के आधार पर देखें तो उस व्यक्ति को क्या जल्दी आता है, क्रोध बहुत जल्दी आता है, गुस्सा बहुत जल्दी आती है। यानी पित्त की मात्रा जिस व्यक्ति के शरीर में ज़्यादा होती है उससे क्रोध या गुस्सा जल्दी आती है। तो यानी ये व्यक्ति कैसे होते हैं, ये व्यक्ति होते हैं क्रोधी। कैसे होते हैं ये व्यक्ति, क्रोधी होते हैं, चिड़चिड़े होते हैं। कैसे होते हैं, क्रोधी होते हैं, चिड़चिड़े होते हैं। चिड़चिड़े, सॉरी थोड़ा मिस्टेक हो गई थी, हाँ चिड़चिड़े। और देखा जाए तो गुस्सैल, क्रोधी, चिड़चिड़े, गुस्सैल, तुक मिजाज, हॉट ब्लडेड बोलते हैं जिनको अपन। तुक मिजाजी जो लोग होते हैं, तुक मिजाज ज़्यादा करते हैं, वैसे लोग जो बात बात पर चैंटते हैं, बात बात पर गुस्सा आती है, बात बात पर चिड़चिड़ापन होता है, उन लोगों को यानी गुस्सैल को अपन अंग्रेजी भाषा में कॉलेरिक बोलते हैं। तो ये कॉलेरिक जोड़ दो, तुक मिजाजी, क्रोधी, चिड़चिड़े, याद रखना। यानी जो पीला पित्त है कॉलेरिक है। देखिए कॉलेरिक में को आ रहा है, को से कॉलेरिक, को से
क्रोधी, जब तुम्हें क्रोधी याद हो जाएगा तो क्रोधी में क्या होता है, चिड़चिड़ापन होता है, क्रोधी तुकमिजाजी होता है, और क्रोधी कैसा होता है, गुस्सैल होता है। आपको तो क्रोधी याद रखना है, फिर क्रोधी की और विशेषताएं आपको तुरंत याद हो जाएंगी। कॉलेरिक में भी को आ रहा है और क्रोधी की भी शुरुआत कैसे हो रही है, को से हो रही है। अब इसके बाद बात करते हैं मेलानकोलिक। मेलानकोलिक में कैसे लोग होते हैं, दुखी, परेशान, यानी दुखी व्यक्ति, परेशान व्यक्ति, उदास व्यक्ति, मंदित व्यक्ति, और जिनको अवसाद, एक तरीके से डिप्रेस्ड जो पर्सन होते हैं वो व्यक्ति किस में आते हैं, मेलानकोलिक में आते हैं। अब मैं आपको एक बात बताऊं कि ये जो मेलानकोलिक होता है, डिप्रेस्ड, तो यहाँ हमको मेलानकोलिक में एक बात याद रखनी है। सबसे अच्छी बात क्या है कि हिप्पोक्रेटस ने अपने वर्गीकरण में बताया कि जो काला पित्त वाले व्यक्ति होते हैं, जो मेलानकोलिक व्यक्ति होते हैं, इन व्यक्तियों में जो एक तरीके से देखा जाए डिप्रेशन की संभावना ज़्यादा होती है। अब बात करते हैं रक्त प्रधान, यानी रक्त की ज़्यादा प्रधानता है, सैंग्विन है, तो वो कैसा व्यक्ति है, यानी वो व्यक्ति है प्रसन्नचित्त, यानी प्रसन्नचित्त, खुश मिजाज। कैसा व्यक्ति है, प्रसन्नचित्त। ये व्यक्ति कैसे होते हैं, प्रसन्नचित्त होते हैं, खुश मिजाज होते हैं, मस्त मौला होते हैं, और ये कैसे होते हैं, सक्रिय होते हैं। कैसे होते हैं, आशावादी होते हैं। कैसे व्यक्ति होते हैं ये, आशावादी। और इससे ऊपर वाले मेलानकोलिक कैसे होते थे, ये होते थे निराशावादी। ये कैसे होते थे मेलानकोलिक, मेलानकोलिक निराशावादी होते थे। इनके ये निराश रहते थे, इसलिए इनको निराशावादी कहा। और ये प्रसन्नचित्त थे, खुश मिजाज थे, अधिक सक्रिय थे, इसलिए इनको क्या कहा गया था दोस्तों, इनको आशावादी कहा गया। अब फ्लैगमेटिक की बात करें, फ्लैगमेटिक में कौन से व्यक्ति आते हैं, विरक्त व्यक्ति। कैसे व्यक्ति, और विरक्त, जो व्यक्ति सक्रिय नहीं होते हैं, भाव शून्य, यानी जिन व्यक्ति के अंदर भाव शून्यता का गुण पाया जाता है वो व्यक्ति भी इसी में आते हैं, विरक्त, भाव शून्यता, और एक तरीके से कम सक्रिय, यानी ये व्यक्ति कैसे होते हैं, एक तरीके से कम सक्रिय, विरक्त, भाव शून्यता का विकार जिनके अंदर ज़्यादा पाया जाता है। तो दोस्तों अपन को याद करना है, केवल याद करना है, कॉलेरिक की शुरुआत को से हो रही है, तो को से क्रोधी। मेलानकोलिक की शुरुआत, यानी मन मैला कब है, जब हम दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, मैला है, दुखी है, कुछ परेशानी है, जब ही मन क्या होता है, मैला। और सैंग्विन, यानी सैंग्विन का मतलब सॉन्ग से समझ लो, जब हम सॉन्ग कब गाते हैं, प्रसन्न होते हैं, खुशी होते हैं। फ्लैगमेटिक, फ्लैगमेटिक में यानी विरक्त, भाव शून्यता, एक तरीके से फ्लैगमेटिक में विरक्त, भाव शून्यता। अब अपन को इतना याद करना है, भले ही जरूरी नहीं, वैसे सिस्टम से याद करो तो बहुत अच्छा है, कि पीला पित्त, काला पित्त, रक्त प्रधान और कफ प्रधान या श्लेष्मा प्रधान, कॉलेरिक और मेलानकोलिक और फ्लैगमेटिक। तो अब याद रखना है, कैसे याद, कैसे रखना है, याद इस तरीके से रखना है कि हिप्पोक्रेटस एमएससी में फेल हो गया। किस में फेल हो गया, एमएससी में फेल हो गया हिप्पोक्रेटस, एमएससी में फेल हो गया। कौन हो गया, हिप्पोक्रेटस, हिप्पोक्रेटस एमएससी में फेल हो गया। एम से मेलानकोलिक, एस से सैंग्विन, सी से कॉलेरिक और फेल से फ्लैगमेटिक। ये चारों वर्ड, ये आपको यूनानी वर्ड ही याद करना है, हिंदी वर्ड याद मत करना। कॉलेरिक, मेलानकोलिक, सैंग्विन एंड फ्लैगमेटिक। दोस्तों मैं आशा करता हूँ ये वर्गीकरण आपकी जरूर समझ में आया होगा। हिप्पोक्रेटस के बाद अब हम दोस्तों चर्चा करते हैं अगला वर्गीकरण। इस वर्गीकरण का नाम है, यानी ये बहुत इम्पोर्टेंट वर्गीकरण है, अगला वर्गीकरण है, ये था फ्लूइड्स ऑफ बॉडी, अब है स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी, शारीरिक गठन या शारीरिक बनावट। अगला वर्गीकरण किसका है,
शारीरिक गठन या शारीरिक बनावट, फ्लूइड्स ऑफ बॉडी था पहले। अब हम कौन सा है, अगला वर्गीकरण किसका है, किसके आधार पर है, शारीरिक गठन या फिर शारीरिक बनावट के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण। शारीरिक गठन या शारीरिक बनावट के आधार पर ये वर्गीकरण किसका है, सबसे पहला शारीरिक गठन या बनावट के आधार पर जो व्यक्तित्व का वर्गीकरण दिया था वो वर्गीकरण दिया था क्रैशमर या क्रैचमर बोलूं, बात एक ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्रैशमर का वर्गीकरण है, किसका है, क्रैचमर और क्रैशमर एक ही बात है और युंग और जुंग एक ही बात है, शारीरिक गठन या बनावट के आधार पर। तो इन्होंने वर्गीकरण कितने प्रकार का दिया है कि शारीरिक गठन या बनावट के आधार पर। तो देखो क्रैशमर के नाम में कितने वर्ड हैं, 1 2 3 4, यानी 4 अक्षर हैं, तो 4 से समझ लो। तो क्रैशमर ने कितने प्रकार का व्यक्तित्व बताया है, तो 4 प्रकार का व्यक्तित्व बताया है। कितने प्रकार का व्यक्तित्व बताया है क्रैशमर ने, 4 प्रकार का। अब वो कौन कौन सा है, सबसे पहला है स्थूलकाय, सबसे पहला कौन सा है, स्थूलकाय। दूसरा है अपना सुडोलकाय, दूसरा कौन सा है, सुडोलकाय। तीसरा वर्गीकरण कौन सा है, तीसरा है अपना क्षीणकाय। चौथा वर्गीकरण अपना कौन सा है, चौथा वर्गीकरण है अपना मिश्रितकाय। अब दोस्तों अपन को अच्छी तरीके से याद करना है कि ये जो सुडोलकाय है इनको क्रैशमर क्या बोलते हैं, इनको क्रैशमर बोलते हैं पिकनिक टाइप, यानी इनको क्या बोला, पिकनिक। सुडोलकाय को क्या बोला, एथलेटिक। और जो क्षीणकाय थे इनको क्या बोला, एस्थेनिक। और जो मिश्रित काय थे इनको बोला डाईप्लास्टिक। अब मैं बड़ी एक स्टोरी के साथ आपको ये सारे याद करा दूंगा। स्थूलकाय में हैं छोटे मोटे गोल मटोल, छोटे मोटे गोल मटोल नाटे व्यक्ति, छोटे मोटे गोल मटोल शरीर के बनावट के आधार पर, जो सबसे छोटे हों वहीं की वहीं थोड़ी सी लंबाई हो, गोल मटोल छोटे छोटे हाथ पैर वाले व्यक्ति, इनको क्या बोला, पिकनिक। सुडोलकाय में कैसे व्यक्ति आएंगे, खिलाड़ी प्रवृत्ति के और ऊर्जावान व्यक्ति, यानी पहलवान, बॉडी बिल्डर, धावक, ये किस में आएंगे, सुडोलकाय में। क्षीणकाय में कैसे आएंगे, दुबले पतले, दुबले पतले चिड़चिड़े, दुबले पतले चिड़चिड़े, ये किस में है, क्षीणकाय में। मिश्रित काय में कौन से हैं, उपरोक्त तीनों का मिश्रण। उपरोक्त जो ऊपर वाले हैं इन तीनों का क्या है, इसमें मिश्रित काय में मिश्रण है। तो क्रैशमर ने व्यक्तित्व कितने प्रकार का बताया, शारीरिक बनावट के आधार पर। तो क्रैशमर ने शारीरिक बनावट के आधार पर, और शारीरिक का बनावट, शरीर का बनावट कैसे बनता है, शरीर का बनावट कैसे होता है, वो एक स्टोरी बता रहा हूँ मैं आपको, जैसे सारा वर्गीकरण याद हो जाएगा। तो एक स्टोरी क्या है कि जो क्रैशमर थे इन्होंने क्या है, एक जिम खोली। ये एक स्टोरी है, ये कोई इनके, इस स्टोरी से इनके वास्तविक जीवन का कोई संबंध नहीं है। क्रैशमर ने एक जिम खोली, तो जिम में क्या है, इन्होंने क्या है, बैच बनाए, यानी जिम ओपन की, तो शहर के लड़के इकट्ठे हुए, तो इन्होंने क्या कर दिया, लड़कों को अलग अलग लाइन में लगा दिया, अलग अलग बैच में लगा दिया, और उनको एक तरीके से अलग अलग बैचों में ज्वाइन कराने लगे। सबसे पहली लाइन बनी कैसे बच्चों की, जो छोटे थे, मोटे थे, गोल मटोल थे और नाटे थे। भाई उसने देखा कि पहली लाइन में तो सभी व्यक्ति छोटे मोटे गोल मटोल नाटे। अब क्रैशमर कहता है कि इनको चाहे कितनी भी मेहनत करवाऊंगा तो भी शरीर नहीं बनेगा, ये तो वहीं की वहीं रहेंगे, ना सामन सूखे ना बादो। अरे इन्होंने कहा, यानी क्रैशमर ने क्या किया, इनको भगा दिया, एक थप्पड़ देकर भागो।
तुम तो क्या मनाने लायक हो, पिकनिक। तो पहला प्रकार कौन सा हो गया, पिकनिक। छोटे मोटे गोल मटोल व्यक्ति किसके लिए अच्छे हैं, पिकनिक के लिए। अब दूसरी लाइन आई भैया, जब दूसरी लाइन के लोग आए, दूसरी लाइन के लड़के आए, तो उसमें हष्ट पुष्ट बढ़िया लंबे चौड़े मोटे ताजे जैसी क्रेस्मर ने देखा तो ये कहा कि ये हैं युवा, इनकी की जाए भर्ती, इनको मैं अपनी जिम ज्वाइन जरूर कराऊंगा। क्योंकि भैया तो अब क्या हुआ कि खिलाड़ी और ऊर्जावान, जिनको तो एथलेटिक बोलते ही हैं। अब एस्थेनिक, अब हम चर्चा करते हैं एस्थेनिक। तो एस्थेनिक यानी अब तीसरी लाइन आई, तो भाई तीसरी लाइन में कैसे आए, दुबले पतले चिड़चिड़े, यानी बिल्कुल एकदम मरे मराए, ढक्काते गिर पड़े, नीचे ही नहीं उठ पा में। तो वो तीसरी लाइन में आए दुबले पतले। तो भैया क्रेस्मर को आ गया गुस्सा, एक लात मारी, भागो यहाँ से, तुम तो क्या करने लायक हो, ऐस करने लायक हो। तो ऐस से कौन हो गया, एस्थेनिक। जाओ ऐस करो। तुम क्या करोगे जिम, दुबले पतले रखे हो, क्या करोगे जिम, तुम्हारा शरीर बनेगा ही नहीं। अब डाई प्लास्टिक, अब क्या है भैया कि देखो पहली लाइन देखी तो ये लाइन के बच्चे पसंद नहीं आए, दूसरी लाइन के पसंद आए, तीसरी लाइन पे फिर माइंड खराब, चौथी लाइन देखी तो बा में एक स्टूल का है नहीं करो, एक सुडोल का, एक छीण का है, बा को है वो दिमाग खराब। बाद में चौथी लाइन में लगाई मराई और भगा दे कि जाऊ तुम तो जाके काबिनो प्लास्टिक। तो यानी उपरोक्त तीनों का मिश्रण कौन हो गया, डाई प्लास्टिक। तो पिकनिक के लिए छोटे मोटे, एथलेटिक के लिए खिलाड़ी ऊर्जावान, एस्थेनिक ऐस करने वाले कौन है, दुबले पतले। और ये तीनों का जो लाइन थी वो कौन थी, प्लास्टिक बीनने लायक थी। तो यानी ये अपना कौन हो गया, क्रेस्मर का वर्गीकरण हो गया। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि ये वर्गीकरण आपको ज़रूर समझ में आया होगा। देखिए क्रेस्मर की याद आपको बुक पूछी जाए तो फिजिकल एंड कैरेक्टरिस्टिक यानी इनकी पुस्तक का नाम था। क्रेस्मर के आधार पर अगला वर्गीकरण यानी शारीरिक बनावट के आधार पर जो अगला वर्गीकरण करने वाले व्यक्ति थे वो व्यक्ति कौन थे, उन व्यक्ति का नाम अब हम उनके वर्गीकरण को पढ़ते हैं। क्रेस्मर के बाद इसी शारीरिक बनावट के आधार पर व्यक्तित्व को वर्गीकृत करने वाले कौन थे, क्रेस्मर के बाद थे अपने दोस्त सेल्डन। दोस्त कौन थे, सेल्डन थे क्रेस्मर के बाद व्यक्तित्व का वर्गीकरण करने वाले, सेल्डन। तो सेल्डन में तुम्हें दिखा है कि जो ला है तो इस ला को इधर बना दो तो 1 2 3, तो कितने प्रकार का व्यक्तित्व हुआ, ला ऐसे बनाओ तुम, ये क्या बन गया ला, इस ला को घुमाए के न्यौ बना दे तो कितने प्रकार निकल आए, 3। तो सेल्डन ने किसके आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण बताया, किसके आधार पर भैया, शारीरिक गठन के आधार पर। तो सॉरी मैं क्रेस्मर के वर्गीकरण में एक बात बताना भूल गया, तो क्रेस्मर के वर्गीकरण पर 1 मिनट क्षमा चाहूँगा, थोड़ा वापस आता हूँ। जो इन्होंने पहला प्रकार बताया था क्रेस्मर ने, सॉरी इनका नहीं है, क्रेस्मर का जो पहला प्रकार था जो पिकनिक टाइप था, कौन सा, पिकनिक टाइप। और जो तीसरा प्रकार था एस्थेनिक था। तो देखो इन्होंने जो पिकनिक टाइप था, इस पिकनिक टाइप को क्या बोला, साइक्लोइड इन्होंने नाम दिया, एक संज्ञानात्मक नाम दिया है कि साइक्लोइड किससे संबंधित है, तो जो दुबले पतले व्यक्ति जो छोटे मोटे थे वो साइक्लोइड, और जो एस्थेनिक था इनको इन्होंने अपने शब्दों में क्या बोला है, सिजोइड बोला है। क्या बोला है, सिजोइड। और याद रखना जो एस्थेनिक लोग होते हैं इसके बारे में बताया इन्होंने कि जो एस्थेनिक लोग होते हैं उन लोगों में सीजोफ्रेनिया नामक जो मनोरोग है, इसकी मैं वीडियो बना भी चुका हूँ, जिसे हिंदी में बोलते हैं मनोविदालिता। मनोविदालिता नामक रोग होने की संभावना ज़्यादा होती है कौन से लोगों में, एस्थेनिक लोगों में। मैं क्षमा चाहूँगा, मुझे अब ध्यान आ गया इसलिए मैंने बता दिया, बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। हाँ हाँ, तो सेल्डन ने कितने प्रकार का बताया, 3 प्रकार का। देखिए सेल कैसा होता है, सेल कैसा होता है, सेल कैसा होता है भैया,
सेल कैसा होता है? सेल की आकृति इसी तरीके से तो होती है, इसी तरीके से तो होती है। तो सेल कैसा हुआ भैया? सेल गोल भी होता है। और सेल कैसा होता है भैया? सेल को देखा जाए तो इस तरीके से देखते हैं तो सेल में एक आयत भी बनता है, तो आयताकार भी होता है। और सेल देखा जाए इस तरीके से, केवल इस चीज़ को उठाया जाए तो सेल कैसा होता है? लंबाकार भी होता है। तो यानी सेल गोलाकार, आयताकार एवं लंबाकार तीनों प्रकार का होता है। तो शेल्डन के 3 वर्गीकरण कौन कौन से हो गए? सबसे पहला कौन सा? सबसे पहला है गोलाकार। सबसे पहला गोलाकार। उसके बाद दूसरा है आयताकार। और इसके बाद जो तीसरा जो प्रकार है वो है लंबाकार। जो गोलाकार हैं इनको बोलते हैं अपन एंडोमॉर्फिक। गोलाकार को अपन क्या बोलते हैं भैया? गोलाकार को बोलते हैं एंडोमॉर्फिक। एंडोमॉर्फिक। आयताकार को मीसोमॉर्फिक। और लंबाकार को अपन बोलते हैं एक्टोमॉर्फिक। लंबाकार को कौन सा बोलते हैं भैया? एक्टोमॉर्फिक। यानी एंडोमॉर्फिक, मीसोमॉर्फिक एंड एक्टोमॉर्फिक, ये 3 प्रकार बताए। तो देखिए, जो क्रेसमर का पहला प्रकार था पिकनिक, उसको तो उठा करके एंडोमॉर्फिक बोल दिया। जो दूसरा प्रकार था एथलेटिक्स, उसको उठाकर मीसोमॉर्फिक बोल दिया। जो तीसरा प्रकार था अपना एस्थेनिक, उसको एक्टोमॉर्फिक बोल दिया। यानी गोलाकार में वही दुबले यानी छोटे मोटे गोल मटोल, आयताकार में खिलाड़ी ऊर्जावान प्रवृत्ति वाले लोग, और लंबाकार में अपने वही दुबले पतले वाले लोग। ये मतलब 3 हूबहू वही के वही प्रकार है। इसका जो शेल्डन ने इसका जो संज्ञानात्मक नाम यानी अन्य नाम क्या कहा, तकनीकी नाम, इसको बोला बिसेरोटोनिया। बिसेरोटोनिया यानी इसको बोला बिसेरोटोनिया एंडोमॉर्फिक को, और इसको बोला सिमेटोटोनिया। इसको बोला सिमेटोटोनिया, और इसको बोला लंबाकार यानी एक्टोमॉर्फिक को सेरिब्रोटोनिया। यानी कहने का मतलब ये है बिसेरोटोनिया, सिमेटोटोनिया, सेरिब्रोटोनिया, ये नाम याद रखना जरूरी है। तो देखिए, एंडो को समझो अंडा, एंडो को समझो अंडा। अंडा कैसा होता है? गोल। और ये मान के चलो अंडे में क्या भरा होता है? विष। तो अंडे में क्या भरा होता है? विष। तो बिसेरोटोनिया। मीसोमॉर्फिक तो यानी जो मीसोमॉर्फिक मान के चलो जो लंबो चौड़ो होए, तो वो व्यक्ति तुरंत तुमसे कहेगा बोल मौसा, तो का बोल देंगे जब रही थे मौसा। का दे वो घूसा, और घूसा दे तुम का बन जाओगे? आयत। और आयत बन जाओगे तो न्यों मान के चलो तुम एक ही के माए का आ जाओगे, सिमट जाओगे। तो का है वो? सिमेटोटोनिया। लंबाकार। लंबाकार ये मान के चलो कि लंबे व्यक्तियों पर क्या लग गया? एक्ट लग गया। क्या लग गया? एक्ट। क्योंकि वो बिना फालतू में सैर के लिए निकल चले। कोरोना चल रहा है, सैर में नहीं निकलना चाहिए, तो सेरिब्रोटोनिया। ये वर्गीकरण था आपका शेल्डन का। तो दोस्तों, हम शेल्डन तक आ चुके हैं। अब हम देखते हैं अगला वर्गीकरण जो व्यक्तित्व का है वो पढ़ेंगे अपन। वर्गीकरण हैंस आइजेंक का वर्गीकरण है, बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्गीकरण है, अभी पढ़ते हैं इसी में। हैंस आइजेंक ने जो वर्गीकरण दिया है व्यक्तित्व का, वो मनोवैज्ञानिक आधार पर दिया है। किस आधार पर दिया है? मनोवैज्ञानिक आधार पर। देखिए, युंग और हैंस आइजेंक ये मनोवैज्ञानिक आधार के वर्गीकरण है। किस आधार पर दिया है? मनोवैज्ञानिक आधार पर हैंस आइजेंक ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण दिया है। किस आधार पर भैया? आधार वो थे शारीरिक आधार पर, अब हम पढ़ते हैं मनोवैज्ञानिक आधार पर। मनोवैज्ञानिक आधार पर हैंस आइजेंक
हैंस आइजेंक का वर्गीकरण पढ़ेंगे मनोवैज्ञानिक आधार पर। तो देखो मनोवैज्ञानिक आधार पर हैंस आइजेंक ने व्यक्तित्व बताया। व्यक्तित्व कितने प्रकार का बताया? देखो मनोवैज्ञानिक आधार पर ये पहला एक वर्गीकरण किया युंग ने और दूसरा किया आइजेंक ने। तो आइजेंक में मान के चलो आई ई बाई ई आई में कितने मान के चलो लेटर हैं? कितने लेटर हैं? 3। कितने लेटर हैं? 3। आइजेंक तो आई लिख लो, तो आई में कितने लेटर होते हैं? 3। तो ये मान के चलो आइजेंक ने कितने प्रकार का बताया व्यक्तित्व मनोवैज्ञानिक आधार पर? कितने प्रकार का बताया है? 3 प्रकार का। कितने प्रकार का बताया है? 3 प्रकार का। और याद रखना कि जो आइजेंक का वर्गीकरण है ये वर्गीकरण कैसा है? ये वर्गीकरण दोस्तों ये द्विध्रुवीय वर्गीकरण है। कैसा वर्गीकरण है ये अपना द्विध्रुवीय वर्गीकरण है जिसे अपन बोलते हैं बायोपोलर वर्गीकरण बोलते हैं। कैसा? बायोपोलर। बायोपोलर का मतलब 2 ध्रुव, यानी वर्गीकरण एक किया है, यानी वर्गीकरण किया है, प्रत्येक वर्गीकरण में एक सकारात्मक पहलू लिया है तो एक नकारात्मक पहलू लिया है, यानी बायोपोलर है, यानी बायोपोलर है। तो बायोपोलर है यानी इनका द्विध्रुवीय वर्गीकरण है, मनोवैज्ञानिक आधार पर है। व्यक्तित्व कितने प्रकार का बताया इन्होंने? व्यक्तित्व 3 प्रकार का बताया है। वो कौन कौन सा है वो अपन देखते हैं अभी। देखिए पहला प्रकार बताया हैंस आइजेंक ने, जो सबसे पहला प्रकार है अंतर्मुखता वर्सेस बहिर्मुखता। अंतर्मुखता वर्सेस बहिर्मुखता। दूसरा प्रकार है स्नायु विकृति वर्सेस स्थिरता। तीसरा प्रकार है मनोविकृति यानी मनस्तापी भी बोलते हैं, मनोरोगी भी बोलते हैं, वर्सेस परा अहम क्रियाएं। परा अहम क्रियाएं। बायोपोलर क्या है कि एक सिरे पे अंतर्मुखता, दूसरे सिरे पे बहिर्मुखता। तो देखो अंतर्मुखता को अपन क्या बोलते हैं? इंट्रोवर्जन वर्सेस अपोजिट कौन सा है इसका? एक्सट्रोवर्जन। इंट्रोवर्जन वर्सेस एक्सट्रोवर्जन। स्नायु विकृति बनाम वर्सेस स्थिरता। तो यानी यहाँ देखा जाए तो न्यूरोटिसिज्म वर्सेस स्टेबिलिटी। और तीसरा जो मनोविकृति वर्सेस पराअहम क्रियाएं, इसको अपन बोलते हैं साइकोटिज्म वर्सेस सुपर ईगो फंक्शन। साइकोटिज्म वर्सेस सुपर ईगो फंक्शन यानी ये तीसरा प्रकार है। अंतर्मुखता वर्सेस बहिर्मुखता, इंट्रोवर्जन वर्सेस एक्सट्रोवर्जन। यानी ये जो है प्रकार ये राजस्थान रीट में पूछा जा चुका, क्योंकि युंग ऑप्शन में नहीं था। युंग ने अंतर्मुखी बहिर्मुखी बताया है, उन्होंने बायोपोलर नहीं बताया है। बायोपोलर का मतलब है अंतर्मुखी व्यक्ति, इसमें क्या है संकोची संकालू एक सिरे पर रख दिए और हसमुख मिलनसार समाज में घूमने वाले उसके दूसरे सिरे पर रख दिए। स्नायु विकृति बनाम स्थिरता। अब स्नायु विकृति वाले लोग कैसे होते हैं?
स्नायु विकृति वाले लोग होते हैं कि जिनके संवेगों में गड़बड़ी होती है। क्या होती है? जिन व्यक्तियों के संवेगों में स्थिरता नहीं होती है। तुरंत हंसना, तुरंत रोना, तुरंत गाना, तुरंत रोना, तुरंत दौड़ना, तुरंत बैठना, यानी उनके संवेगों में हलचल पैदा होती है, उनको बोलते हैं न्यूरोटिसिज्म, स्नायु विकृति वाले लोग। और दूसरे सिरे पर ऐसे लोग जिनके संवेग कैसे होते हैं? स्थिर होते हैं, स्टेबल होते हैं। तो यानी दूसरे सिरे पर कैसे रख दिए? जो आसानी से एक तरीके से बदलने वाले नहीं होते हैं। मनोविकृति वर्सेस पराहम क्रियाएं। मनोविकृति में मतलब आते हैं पागल लोग, एक तरीके से जिनकी स्मृति कम होती है, जिनकी स्मृति कम होती है, पढ़ने में ध्यान कम लगता है, आपराधिक कार्यों को बढ़ावा देते हैं एक तरीके से, तो वो लोग होते हैं साइकोटिज्म होते हैं, मनोविकृति वाले लोग होते हैं। इधर सुपर ईगो फंक्शन, इधर ये अच्छे काम करने वाले यानी आदर्श कार्य करने वाले या नैतिक कार्य करने वाले लोगों को ले लिया। दोस्तों मैं समझ रहा हूँ, मैं आशा करता हूँ कि ज़रूर आपकी समझ में आया होगा। 3 प्रकार बताए हैंस आइजेंक ने मनोवैज्ञानिक आधार पर व्यक्तित्व के। तीनों प्रकार बायोपोलर हैं, यानी पहला और दूसरा उसका अपोजिट। ठीक है क्या? अंतर्मुखता वर्सेस बहिर्मुखता, स्नायु विकृति वर्सेस स्थिरता, मनोविकृति वर्सेस पराहम क्रियाएं, साइकोटिज्म वर्सेस सुपर ईगो फंक्शन एवं न्यूरोटिज्म वर्सेस स्टेबिलिटी एंड इंट्रोवर्जन वर्सेस एक्सट्रोवर्जन। ये आपको समझ में आया होगा, ये मनोवैज्ञानिक आधार पर। अब इसके बाद मनोवैज्ञानिक आधार पर तीसरे वर्गीकरण की बात करते हैं। देखिए मनोवैज्ञानिक आधार पर व्यक्तित्व 3 प्रकार का बताया, मनोवैज्ञानिक आधार पर हैंस आइजेंक ने व्यक्तित्व कितने प्रकार का बताया है? 3 प्रकार का। अब मैं चर्चा करता हूं युंग का वर्गीकरण है। युंग या फिर मैं बोलूं जुंग, जुंग एक ही बात होती है। कार्ल गुस्ताव युंग इनका पूरा नाम है। इन्होंने मनोवैज्ञानिक आधार पर व्यक्तित्व कितने प्रकार का बताया है? इन्होंने मनोवैज्ञानिक आधार पर व्यक्तित्व 2 प्रकार का बताया। युंग में भी 2 हैं डिजिट और बस 2 प्रकार। कौन कौन से 2 प्रकार बताए हैं? पहला है अपना अंतर्मुखी और दूसरा है अपना, पहला है अपना अंतर्मुखी, दूसरा है अपना बहिर्मुखी। अंतर्मुखी जिसे अपन बोलते हैं इंट्रोवर्ट और बहिर्मुखी जिसे अपन बोलते हैं एक्सट्रोवर्ट। बहिर्मुखी जिसे बोलते हैं अपन एक्सट्रोवर्ट यानी इंट्रोवर्ट, दूसरा है एक्सट्रोवर्ट। अंतर्मुखी में कैसे लोग होते हैं? ऐसे लोग जो संकोची होते हैं, संकालू होते हैं और संकोची होते हैं, संकालू होते हैं और एकांत प्रिय होते हैं। कैसे लोग होते हैं? संकोची हैं, संकालू है, एकांत प्रिय, कम बोलने वाले, कम घूमने वाले, कम मित्र बनाने वाले, कम सामाजिक और एक तरीके से एक दूसरे से कम बोलने वाले लोग एकांत प्रिय, संकोची, संकालू यानी एक तरीके से अंतर्मुखी व्यक्ति कहलाते हैं। इसके बाद बहिर्मुखी, इसका जस्ट विपरीत, हंसमुख, मिलनसार, ज़्यादा बोलने वाले, ज़्यादा घूमने वाले, समाज में ज़्यादा रहने वाले, सामाजिक व्यक्ति, सामाजिक कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ करके हिस्सेदारी लेने वाले लोग, वो कौन से लोग होते हैं? एक्सट्रोवर्ट कहलाते हैं, यानी बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति कहलाते हैं। यानी इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट यानी 2 प्रकार का व्यक्तित्व बताया। किसने? कार्ल गुस्ताव युंग ने 2 प्रकार का व्यक्तित्व बताया। लेकिन एक तीसरा व्यक्तित्व इन्होंने बाद में और बताया, यानी तीसरा व्यक्तित्व बाद में जोड़ा। क्या बोला? कि ये जो अंतर्मुखी और बहिर्मुखी किसी बालक में दोनों पाए जाते हैं। एक बालक अंतर्मुखी भी होता है और बहिर्मुखी, दोनों प्रवृत्ति है, यानी परिस्थिति के अनुसार शांत बैठना, परिस्थिति के अनुसार ज़्यादा बोलना, तो उसको बोला क्या? उभयमुखी। उसको क्या बोला? उसको क्या बोला? उसको बोला उभयमुखी। क्या बोला उसको? उभयमुखी। इसको बोलते हैं अपन एम्बीवर्ट।
क्या बोलते हैं, एम्बीवर्ट। यानी अंतर्मुखी और बहिर्मुखी का मिश्रण क्या कहलाता है, उभयमुखी कहलाता है। संकोची, संकालु, एकांतपुरी अंतर्मुखी होते हैं, ज़्यादा बोलने वाले, ज़्यादा घूमने वाले, ये सब कैसे होते हैं, बहिर्मुखी होते हैं। दोस्तों अगर हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को शेयर कर देना। अगर अच्छा लगता है आपका जो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना हमारे हौसले को बुलंद रखता है। इसके बाद हम मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। सभी को मेरा